अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल। टॉपिक आज का हमारा कंपैरिजन बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। तो हमने पढ़ा था माइटोसिस, हमने मियोसिस पढ़ा था। मियोसिस के हमने 2 फेजेस पढ़े थे, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 2 जो था हमने पढ़ा था वो माइटोसिस की तरह ही है। मियोसिस 1 जो है वो एक्चुअल डिफरेंस माइटोसिस और मियोसिस 1 में है, क्योंकि मियोसिस 1 में हमने पढ़ा था क्रॉसिंग ओवर होती है, सेगमेंट्स एक्सचेंज होते हैं, जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं। और माइटोसिस में और मियोसिस 2 में बिल्कुल कोई भी डिफरेंस नहीं है, वो बिल्कुल एक जैसा है। Meiosis 2 is similar to mitosis, while meiosis 1 makes the actual difference between these two cell divisions. The following chart describe the main difference between mitosis and meiosis 1. यहाँ पे फॉलोइंग चार्ट है जिन्होंने बताया हुआ है कि मियोसिस के दरमियान और माइटोसिस के दरमियान क्या डिफरेंस है। इन्होंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं। पहला पॉइंट देखें माइटोसिस का ये, और ये मियोसिस का। पहला पॉइंट देखें, होमोलोगस क्रोमोसोम्स डू नॉट फॉर्म पेयर्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स से वो आपस में पेयर नहीं बनाते, वो सेपरेट होकर रहते हैं। देयर इज़ नो क्रॉसिंग ओवर। माइटोसिस में कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। जो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है वो मियोसिस में होता है, क्योंकि जहाँ पे जेनेटिक वेरिएशंस आनी होती हैं। मियोसिस की पॉइंट की बात करते हैं, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। पेयरिंग होती है, वो लाइनअप हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। हमने पढ़ा था मियोसिस में कि उनके दरमियान पेयरिंग होती है, वो लाइनअप हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन माइटोसिस के केस में वो लाइनअप नहीं होते, क्योंकि उनमें कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होनी होती। सेकेंड हमारे पास आ जाता है मेटाफेज का। तो सिंगल क्रोमोसोम अलाइन टू फॉर्म मेटाफेज प्लेट। और मेटाफेज 1 में क्या है, होमोलोगस पेयर अलाइन टू फॉर्म मेटाफेज प्लेट। ये आप लोग देखिए, यहाँ पे क्या है कि सिंगल क्रोमोसोम है, इस तरह मेटाफेज में अलाइन हुआ है। और यहाँ पे पेयर की सूरत में वो अलाइन है, किस तरह, एक दो ये पेयर है और एक ये पेयर, इस तरह ये आपस में अलाइन हुए हैं। ठीक है। एनाफेज की हम बात करते हैं तो क्रोमोसोम ब्रेक एंड इंडिविजुअल क्रोमेटिड आर पुल टूवर्ड्स पोल। जाहिर सी बात है, जब ये क्रोमोसोम सिंगल क्रोमोसोम अलाइन हुए हैं तो जब ये ब्रेक करेंगे तो हाफ चले जाएंगे। हमने पढ़ा था कि जो क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम फ़र्ज़ कर लेते हैं, इस क्रोमोसोम की हम बात कर लेते हैं। तो ये क्रोमोसोम है, इसके अंदर 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। एक सिस्टर क्रोमेटिड यहाँ चली जाएगी, एक सिस्टर क्रोमेटिड यहाँ चली जाएगी। अब हम मियोसिस की बात करते हैं तो मियोसिस में पेयर की सूरत में क्रोमोसोम है, तो एक क्रोमोसोम यहाँ चला जाएगा और एक क्रोमोसोम यहाँ चला जाएगा। यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स जाती हैं और यहाँ पे पूरा क्रोमोसोम जो है वो पोल्स की तरफ अट्रैक्ट होता है। इंडिविजुअल क्रोमोसोम आर पुल टूवर्ड पोल। ठीक है। माइटोसिस में क्या है कि सिर्फ सिंगल जो है ना वो क्रोमेटिड्स जाती हैं, और मियोसिस में हम क्या बात करते हैं कि जो पूरा क्रोमोसोम होता है वो पुल करता है टूवर्ड्स सेंट्रियोल्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है, डॉटर न्यूक्लाई कंटेन डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ईच क्रोमोसोम्स हैज़ सिंगल क्रोमेटिड। इस तरह ये देखिए, डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स हैं, एक ये क्रोमोसोम, एक ये, 2 है, 2n किसे कहते हैं, डिप्लॉयड को। ठीक है। इसके अंदर भी क्या है, लेकिन ये आपस में क्या है, सेपरेट है, सिंगल क्रोमेटिड्स की सूरत में मौजूद हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डॉटर न्यूक्लाई कंटेन हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ईच क्रोमोसोम हैज़ 2 क्रोमेटिड्स। क्रोमोसोम्स देखें सेम है, क्रोमोसोम देखें इसके भी क्रोमोसोम्स, लेकिन वो क्या है, एक सेल के अंदर कितने उन्होंने 2 बताए हुए हैं हैप्लॉइड की सूरत में। जिस तरह 4 मियोसिस की सूरत में कितने बनते हैं, 4, लेकिन मियोसिस 1 में कितने बनते हैं, मियोसिस 1 में 2 बनते हैं, और बाकी जो 2 बनते हैं आगे वो मियोसिस 2 में बनते हैं। तो ये आप लोगों का डिफरेंस था। वैसे तो मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है माइटोसिस और मियोसिस का टॉपिक। कोई भी चीज़ मेरा ख्याल है उसमें मुश्किल नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कोई पॉइंट नहीं समझ आया हुआ तो आप लाजमी पूछिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। तो थोड़ा इसको देख लेते हैं। इस तरह एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के दोनों ही सेल डेथ हैं। इसमें जो सेल की डेथ होती है, सेल डाई करता है। ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या होता है एपोप्टोसिस में और नेक्रोसिस में। तो पहली हम चीज़ कहते हैं कि 50 to 70 बिलियन सेल रोज़ाना जो है वो मरते हैं एपोप्टोसिस के थ्रू। ठीक है। ये एक अडल्ट है, ये आप लोगों का MCQs भी है, मैं देखती हूँ। इसमें डिफरेंस क्या है एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में। एपोप्टोसिस में जो सेल डेथ होती है वो प्रोग्राम्ड होती है, वो तरतीब से होती है, वो पहले से जो है वो उसका बनाया होता है, सारा प्रोग्राम किया होता है कि सेल ने किस तरह डेथ करनी है और इर्द गिर्द क्या जो है फैलाना है और किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचाना।
ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि जैसे हमने कैंसर्स की बात की थी, कैंसर सेल की बात की थी, हमने कहा था कि कुछ सेल इस तरह के होते हैं जो उसी जगह पे रहते हैं, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते, और कुछ इस तरह के होते हैं जो दूसरे टिश्यूज़ पे भी हमला कर देते हैं और दूसरों को भी बिल्कुल रप्चर कर देते हैं। इसी तरह सेल डेथ की हम बात करते हैं तो दो तरह से होती है, एपोप्टोसिस के थ्रू होती है और नेक्रोसिस के थ्रू होती है। एपोप्टोसिस में प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है, इसमें पहले से तमाम जो है ना प्रोग्रामिंग की होती है कि सेल ने अगर डेथ करना है तो इर्द गिर्द टिश्यूज़ को नुकसान ना पहुंचाया जाए। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले सेल श्रिंक करता है। सेल श्रिंक होने से मैंने एक डायग्राम इस तरह बना लिया रफली। सेल सबसे पहले सेल श्रिंक करता है। सेल जब श्रिंक करता है तो उसकी जो न्यूक्लियर एनवेलप होती है इसे जो वो ब्रेक कर जाती है। ठीक है, जब न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक करते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में इस तरह आ जाता है, पूरे सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, साइटोस्केलेटन जो होती है, बिल्कुल इसका जो स्ट्रक्चर होता है स्केलेटन, ठीक है, आउटर लेयर होती है, वो सारी जो है वो ब्रेक कर जाती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होती है वो भी आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हो जाती है। सेल मेम्ब्रेन जो आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हो जाती है और वो छोटे छोटे इस तरह बॉल की सूरत में बल्ब्स बना लेती हैं इस तरह, जिसे हम कहते हैं एपोप्टोटिक बॉडीज़। पहली चीज़ क्या है, पहली चीज़ हम कहते हैं कि सेल श्रिंक की है। ठीक है, सेल जो है वो सिकुड़ा है, वो श्रिंक की है। सेल के श्रिंक करने से क्या हुआ है, जो न्यूक्लियस की न्यूक्लियर एनवेलप थी वो ब्रेक हो गई। न्यूक्लियर एनवेलप जब जाहिर सी बात है ब्रेक हो गई है तो जो न्यूक्लियस के अंदर का मटीरियल है वो सारा जो है इस तरह पूरा फैल जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या, जो साइटोस्केलेटन है वो भी ब्रेक हुआ है, फिर जो सेल मेम्ब्रेन है वो आहिस्ता आहिस्ता वो भी रप्चर होना शुरू हो जाती है और वो क्या करती है, छोटे छोटे बल्ब्स बना लेती है। इसको हम कहते हैं एपोप्टोटिक बॉडीज़। तो आइए हम थोड़ा यहाँ से पढ़ लेते हैं। Apoptosis and necrosis are two phenomena of cell death. Apoptosis is one of the main types of programmed cell death. During apoptosis, cell shrinks and become rounded due to the breakdown of cytoskeleton by enzymes. ठीक है, सेल जब श्रिंक करता है तो सेल की जो मेन पोजीशन होती है वो ख़त्म हो जाती है। सेल जो है ना, उन्होंने कहा है कि वो राउंडेड हो जाता है ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ साइटोस्केलेटन बाय एंजाइम्स। और इसकी ब्रेकडाउन किस तरह होती है, चीज़ों की एंजाइम्स होती हैं। ठीक है, एंजाइम्स आगे अगले चैप्टर में आप पढ़ेंगे। एंजाइम्स क्या होती हैं, कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो किसी भी चीज़ को जो है ना ब्रेकडाउन कर सकती हैं, किसी भी चीज़ को वो बना सकती हैं। तो एंजाइम्स के थ्रू ये सेल्स जो हैं वो ब्रेकडाउन होना शुरू होती है इनकी। ये देखें ज़रा, ड्यूरिंग एपोप्टोसिस सेल श्रिंक्स एंड बिकम्स राउंडेड ड्यू टू ब्रेकडाउन साइटोस्केलेटन बाय एंजाइम्स, इट्स क्रोमैटिन अंडरगोज कंडेंसेशन एंड न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूक्लियस के अंदर हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरह क्रोमैटिन की सूरत में प्रेजेंट होते हैं, जिन्होंने प्रोफेज के दौरान फिर वो कंडेंस फॉर्म में होते हैं, क्रोमोसोम्स बनने होते हैं। तो जब सेल की डेथ हो जाती है तो क्या होता है कि सेल जो है वो श्रिंक कर जाता है, उसके बाद वो राउंडेड हो जाते हैं। राउंडेड के बाद क्या करते हैं कि साइटोस्केलेटन जो है वो भी उसकी ब्रेक हो जाती है। एंजाइम जो है साइटोस्केलेटन ब्रेक कर देते हैं। जब वो ब्रेक करते हैं, जो इनका जो क्रोमैटिन मटीरियल होता है ना, वो भी जो है ना सारा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो ब्रेक हो जाती है। इन दिस वे न्यूक्लियस स्प्रेड इन द फॉर्म ऑफ सेवरल डिस्क्रीट क्रोमैटिन बॉडीज़। सारी सी बात है कि जब न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो ख़त्म हो जाएगा, इसकी टूटने लग जाएगी, तो जो न्यूक्लियस के अंदर का मटीरियल होगा वो सारा इस तरह साइटोप्लाज्म में स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा इस तरह। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन मेक्स इरेगुलर बर्ड्स नोन एज वेल्व्स। ठीक है, ये देखें, सेल मेम्ब्रेन जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता रप्चर होना शुरू हो जाएगी, वो इस तरह छोटे छोटे जो है ना वो वेल्व्स बनाना शुरू कर देगी, जिससे हम कहते हैं एपोप्टोटिक बॉडीज़। सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले सेल ने श्रिंक किया है। सेल जब श्रिंक किया है तो एपोप्टोसिस के दौरान क्या हुआ है कि सेल श्रिंक किया है। सेल के श्रिंक होने से जो अंदर का जो न्यूक्लियस के अंदर का जो मवाद है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है। वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है क्रोमैटिन का। फिर जब न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो ब्रेक होती है तो जो न्यूक्लियस के अंदर का सारा मटीरियल होता है वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह साइटोप्लाज्म में फैलना शुरू हो जाता है। जब वो साइटोप्लाज्म में सारा यूँ फैल जाता है, उसके बाद क्या होती है, आहिस्ता आहिस्ता सेल मेम्ब्रेन होती है वो भी रप्चर होना शुरू हो जाती है और वो छोटे छोटे जो है ना वो बेल्स बनाना शुरू हो जाती हैं, जिसे हम कहते हैं एपोप्टोटिक बॉडीज़, विच आर देन फैगोसाइटोज्ड बाय अदर सेल्स। जब ये छोटे छोटे जो सेल है, एक सेल है, इस सेल की हम कहते हैं कि डेथ हुई है। इस तरह डेथ हुई है कि पहले क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर का मटीरियल ख़त्म हुआ है, फिर न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो ब्रेक हुई है, न्यूक्लियस का जो अंदर का मटीरियल था वो सारा साइटोप्लाज्म में फैल गया। उसके बाद क्या है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रप्चर होना शुरू हो गया। रप्चर होकर वो क्या बना दी, छोटे छोटे जो है ना वो बेल्स बनाना शुरू कर दिए, जिससे हम कहते हैं एपोप्टोटिक बॉडीज़। उसके बाद सेल क्या करता है, इन छोटे छोटे जो बेल्स होते हैं इनको इंगल्फ कर देता है, इनको खा जाता है।
क्यों कहा जाता है कि ये दूसरे जो टिश्यूज़ होते हैं, दूसरे सेल्स जो होते हैं, उन पे हमला नहीं कर सके। हमारी बॉडी के अंदर सेल्स जो होते हैं वो इस तरह होते हैं, दूसरे के साथ साथ होते हैं, ठीक है। तो इनके दरमियान जो गैप होता है थोड़ा, इसे कहते हैं इंट्रासेलुलर स्पेसिस इसे कहते हैं इंट्रासेलुलर स्पेसिस, ठीक है। ये सेल्स के दरमियान जो गैप होता है, तो अगर फ़र्ज़ करें ये वाला सेल जो है ये डेड हुआ है, ठीक है, ये इसकी डेथ हो गई सेल की, तो जो सेल का मटेरियल होगा, जो डेड मटेरियल होगा सारा, वो इस तरह इंट्रासेलुलर स्पेसिस में ही रहेगा। वो कोशिश जो सेल होगा वो इसको खाना शुरू कर देगा। क्यों खाएगा? क्योंकि ये दूसरे सेल्स को नुकसान ना पहुंचा सके, ठीक है। सेल डेथ हुआ, सेल का मटेरियल सारा इसी सेल में इंगल्फ हो जाएगा। वो सारा सेल जो अपना मटेरियल है, हार्मफुल मटेरियल है, वो सारा खा जाएगा, खुद ही खा जाएगा। क्यों खाएगा? ताकि ये दूसरे सेल्स पे अटैक ना कर सके, दूसरे सेल्स को नुकसान ना पहुंचा सके। तो एपोप्टोसिस का जो हमारे लिए एक बेनिफिशियल होती है, क्यों बेनिफिशियल होती है? क्योंकि इसमें जो सेल होते हैं, अगर एक सेल की डेथ हुई है तो वो सीक्वेंस से होती है, सिक्वेंशियल डेथ होती है। सिक्वेंशियल का मतलब एक सीक्वेंस से डेथ होती है सेल की। जिस तरह पहले न्यूक्लियर के अंदर का मटेरियल आहिस्ते से ख़त्म होता है, न्यूक्लियर एनवेलप ख़त्म होती है, उसका मटेरियल सारा साइटोप्लाज्म में फैल जाता है, फिर सेल मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर होना शुरू होती है, ठीक है। और वो जो मटेरियल है वो इंट्रासेलुलर स्पेसिस में सारा इस तरह इंट्रासेलुलर स्पेसिस में फैल जाता है और सेल उसके बाद सारा इंगल्फ खुद कर लेता है। क्यों? फैगोसाइटोसिस कहते हैं इंगल्फ करने का प्रोसेस होता है, खाने का प्रोसेस। वो क्यों इंगल्फ करता है? ताकि वो दूसरे सेल्स को नुकसान ना पहुंचा सके। एपोप्टोसिस का जो प्रोसेस है, प्रोग्राम सेल डिवीजन का प्रोसेस होता क्यों है? अगर हम कहते हैं कि सेल बाजू का डैमेज हो जाते हैं, इंटरनली सेल डैमेज हो जाते हैं, या किसी स्ट्रेस की वजह से हमारे अंदर सेल्स की डेथ शुरू हो जाती है, ठीक है। तो एपोप्टोसिस के ज़रिए करता है, वो जो सेल डेथ होती है, उस जो सेल ने ख़त्म होना होता है, जिसने मरना होता है, उस क्या करता है, प्रोग्राम करता है कि इसको जो मौत है वो किस तरह होनी चाहिए। ये देखो, एपोप्टोसिस कैन अकर व्हेन अ सेल इज़ डैमेज और अंडरगो स्ट्रेस कंडीशन। एपोप्टोसिस रिमूव्स द डैमेज सेल प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम गेटिंग फर्दर न्यूट्रिएंट्स। ऐसी बात है, जिस सेल ने डैमेज होना है, जिस सेल ने डेथ जिसकी होनी है, उसको किसी भी न्यूट्रिएंट्स की अब ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह हम बाकी सेल्स की बात करते हैं तो ऑर्गेनेलीज होती हैं जो सेल को न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करती हैं, न्यूट्रिएंट्स देती हैं ताकि वो तमाम न्यूट्रिएंट्स को खाए और एनर्जी हासिल करे और वो एनर्जी जो है तमाम ऑर्गेनेलीज तक पहुँचाए। लेकिन जिस सेल की डेथ होनी होती है उसको मज़ीद न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। और टू प्रिवेंट दी स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस है, और ये क्या करता है, इसका एक बेनिफिट ये है कि ये दूसरे सेल्स तक नुकसान नहीं पहुंचाता। फॉर एग्जांपल है कि इस सेल की डेथ हुई है तो ये जो सेल का जो मटेरियल है, हार्मफुल अगर मटेरियल है तो वो इसी तरह इधर ही रहेगा, वो दूसरे सेल तक जो है ना वो आने नहीं देंगे। दूसरे सेल को इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। अगर एक सेल की डेथ होनी है तो एक ही होगी, वो दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। एपोप्टोसिस आल्सो गिव्स एडवांटेज ड्यूरिंग डेवलपमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फिंगर्स द सेल बिटवीन दैम अंडरगोज एपोप्टोसिस एंड डिजिट सेपरेट। अगर हम बात करते हैं, किस तरह हम बात करते हैं कि ये हमारा हाथ है, ठीक है, इस तरह बना लेते हैं, ये हमारी फिंगर्स हैं, ठीक है। तो शुरू में क्या होता है, जब डेवलपमेंट के दौरान हमारे जो हाथ होते हैं बिल्कुल इस तरह होती हैं, इस तरह उनके दरमियान फिंगर्स की जो है ना वो लाइनिंग नहीं हुई होती, ठीक है। वो बिल्कुल एक इस तरह होता है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं इस तरह ही, ठीक है। एपोप्टोसिस क्या करती हैं, ये दरमियान से जो होती है ना वो सेल की डेथ शुरू कर देती है। यहाँ से सेल की डेथ होना शुरू हो जाती है, सेल यहाँ से जो मटेरियल है वो सेल खा जाती है, जिसके नतीजे में हमारी जो फिंगर्स होती हैं वो इस तरह सेपरेट हो जाती है। इस तरह बात कर लें, पहले हमारी बिल्कुल यूँ होती हैं, ठीक है, उसके बाद क्या होती है, ऐसा फिंगर्स जो होती हैं वो खुलना शुरू हो जाती हैं। पहले हमारा बिल्कुल जो है वो इस तरह होता है, ठीक है, बिल्कुल हमारी इस तरह होती हैं फिंगर्स, ठीक है, इनके दरमियान कोई भी गैप नहीं होता। फिर एपोप्टोसिस का प्रोसेस होता है डेवलपमेंट के दौरान, जिसके नतीजे में वो यहाँ से सेल जो है वो खाना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे लाइनिंग आ जाती है, जिसके नतीजे में हमारी फिंगर्स जो हैं वो बन जाती हैं, ठीक है। तो ये एपोप्टोसिस का फ़ायदा भी हमारे पास। तो ये आपको का एपोप्टोसिस का टॉपिक था। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। कोई भी इसमें चीज़ मुश्किल नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप लोगों को ना समझ आई हो। सिंपल प्रोसेस है कि सेल डेथ होनी है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। इसमें जो सेल ने डाई करना होता है वो तमाम जो सिक्वेंशियल होती है, एक सीक्वेंस में होती है और प्रोग्राम की होती है किस तरह होनी है, उसका कौन सा हिस्सा सेल का पहले डाई होना होता है और कौन सा बाद में, किस तरह जो मटेरियल है वो इंगल्फ किया जाता है फैगोसाइटोसिस के थ्रू। और जो फिंगर्स हैं उन्होंने बताया हुआ है कि फिंगर्स जो है पहले हमारा हाथ जो होता है बिल्कुल प्लेन होता है। डेवलपमेंट के दौरान एपोप्टोसिस का प्रोसेस होता है। एपोप्टोसिस क्या करती हैं, हमारे जो यहाँ से जो सेल है वो यहाँ से सेल खाना शुरू करती हैं, खा के जब वो यहाँ पे सेल डेथ कर देती हैं, सेल यहाँ से रिमूव कर देती हैं, फिर जो हमारी फिंगर्स
खुलती हैं, ठीक है। वैसे हमारा पूरा इस तरह का हाथ होता है। तो कोई भी अगर इसमें आप लोगों को पॉइंट ना समझ आया हो तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा। ये आपका बॉक्स भी है। इन एन अडल्ट ह्यूमन 50 to 70 बिलियन सेल्स डाई ईच डे बाय एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस के थ्रू एक अडल्ट में 50 to 70 बिलियन सेल्स जो हैं वो रोज़ डाई करते हैं। ये आपका एमसीक्यूज़ में भी आता है और शॉर्ट में भी आता है। कोई चीज़ अगर आपको इसमें ना समझ आई हो तो लाजमी पूछिएगा, क्योंकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होना लाजमी है। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।